कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजा यूट्यूब चैनल। तो ये इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो सीजी टेट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था जो हम देखते आ रहे थे, उस सीरीज का आज अंतिम सीरीज होगा। और ये अंतिम सीरीज हमारा 2024 जो रीटेट हुआ था शिक्षक वर्ग 2 का, जो सेट सी का जो सॉल्व है उसको हम देखेंगे। इसमें भी 5 भाग हम देखेंगे, सामाजिक अध्ययन को नहीं देखेंगे, सिर्फ विज्ञान और गणित को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पार्ट 1 यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। रास के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 होती है, क्योंकि रास के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा आरंभिक बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था होता है। प्रश्न 2 देखेंगे हम, सीसीई के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या है कि ये कहता है हमको कि योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया और पुनर्निर्धारण होता है। यानी कि सीसीई 6 अक्टूबर 2009 को भारत में लागू किया गया, जिसके मूल्यांकन का सही अगर चरण होता है तो है योजना होगा पहले, फिर क्रियान्वयन होगा, फिर मूल्यांकन, फिर प्रतिक्रिया और पुनर्निर्धारण होगा। व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही वंशानुक्रम है। यह कथन अगर किसी का है तो ऑप्शन नंबर हम सी की ओर ले चलते हैं और ये हमें ऑप्शन बताता है कि पीटरसन का है, यानी कि प्रश्न 3 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीटरसन होगा। प्रश्न 4 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कारक बाल विकास को महत्वपूर्ण रूप से अगर प्रभावित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी करता है, यानी कि अनुवांशिकी करता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति करता है और सांस्कृतिक संदर्भ करते हैं और पालन पोषण शैली भी करता है। प्रश्न हम देखेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले अगर कोई कारक है तो 4 है, यानी कि अनुवांशिकी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक संदर्भ, पालन पोषण शैली और रोग और यौन, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। प्रश्न 5 देखेंगे हम। 5 पूछता है, कथन कहता है कि व्यक्तिगत अंतर लोगों की विशेषताओं, क्षमताओं और व्यवहार में विविधताओं को संदर्भित करता है। तो इसका ये कथन कह रहा है, कारण कहता है कि ये अंतर मुख्य रूप से अनुवांशिकता कारकों के कारण होते हैं और ये काफी हद तक अपरिवर्तनीय होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। प्रश्न व्यक्तिगत भिन्नता शब्द फ्रांसिस गाल्टन द्वारा दिया गया है। प्रश्न 6 देखेंगे हम कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक हो माना जाता है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य बुद्धि का होगा, क्योंकि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक को सामान्य बुद्धि माना जाता है। और जो प्रोफेसर टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र भी प्रतिपादित किया। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, मानसिक आयु जिसको हम लोग एमए बोलते हैं, और वास्तविक आयु यानी कि सीए गुणित 100 होता है। प्रश्न 7 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी गार्डनर की मूल बहुबुद्धि है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल बी सी डी होगा, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीत बुद्धि और प्राकृतिकवादी बुद्धि। गार्डन ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत के 9 प्रकार की बुद्धि बताए हैं, जिनमें मूल बहुबुद्धि है वो 3 है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि और प्राकृतिकवादी बुद्धि होता है। प्रश्न 8 देखेंगे हम, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीखने का पठार। प्रश्न 9 देखेंगे हम कि आमतौर पर होने वाली अनुमानित उम्र के साथ भाषा के विकास के चरण का मिलान करें। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यानी कि पहला जो होगा पुइंग यानी कि कुकना, यानी कि 1 से 14 माह का होता है, और बड़बड़ाना यानी कि 5 से 8 माह का होता है, और एक शब्द चरण यानी कि होलोफ्रेस्टिक जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 से 18 माह का होता है, और 2 चरण टेलीग्राफिक शब्द होता है जो 19 से 24 माह का होता है। प्रश्न 10 देखेंगे हम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई प्रतिपुष्टि प्रदान अगर करता है तो हम ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं और उपयुक्त सभी है, क्योंकि बालक, शिक्षक और अभिभावक ये तीनों सतत सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। प्रश्न 11 देखेंगे हम कि बुद्धि के निम्नलिखित स्तरों को उसकी आईक्यू श्रेणी के साथ सुमिलित करना है। तो इसका जो हम सुमिलित करने का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए की ओर ले चलते हैं, और ए हमें कहता है कि उच्च बुद्धि हम उसको कहते हैं जिसका आईक्यू लेवल 110 से 129 होती है, और औसत बुद्धि जिसको कहते हैं कि औसत बुद्धि वो होता है जिसकी
बुद्धि लब्धि 70 से 79 होती है, यानी कि 70 से 89 89 होती है। और औसत बुद्धि से कम अगर हम कहते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा औसत बुद्धि से कम होता है, तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 70 से 89। और फिर से चलते हैं इसको। उच्च बुद्धि हम किसको कहेंगे? उच्च बुद्धि हम कहेंगे 110 से 129 IQ वाले को। और औसत बुद्धि हम उसको कहेंगे जिसकी IQ 90 से 100 होता है। और औसत बुद्धि से कम अगर होगा तो 70 से 89 होगा। और गिफ्टेड बुद्धि यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धि वाला होगा तो 130 से और उससे अधिक होगा। प्रश्न 12 है कि बाल विकास का निम्नलिखित सामुदायिक प्रभावों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले परिवार होगा, फिर स्कूल होगा, फिर सहकर्मी होंगे, सहकर्मी समूह होगा, फिर मीडिया होगा। प्रश्न 13 देखेंगे हम कि संज्ञानात्मक विकास के सही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए हम चलते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इन्होंने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं, जिसमें पहला अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जिसको 2 से 7 संवेदी पेशी अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं 0 से 2 वर्ष की अवधि, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम लोग 2 से 7 वर्ष की अवधि, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं 7 से 12 वर्ष की अवधि, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं 12 से 15 वर्ष की अवधि। प्रश्न 14 देखेंगे हम कि गर्भ में बालक का विकसित होने में समय लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि 280 दिन। गर्भ में बालक का विकसित होने में 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 माह का समय लगता है। प्रश्न 15 देखेंगे हम कि सीखना क्या है। तो सीखना जो है ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं, और अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है। क्योंकि केवल ये है ना, व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम भी है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होगा। क्योंकि सीखना को ही अधिगम कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। प्रश्न 16 अगर हम देखेंगे तो 16 हमसे पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी का उपयोग करें। तो आइए क्या जानकारी का उपयोग करते हैं। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के एक शिक्षक ने हाल ही में दूसरी कक्षा में एक छात्र के साथ ध्वनि विज्ञान का मूल्यांकन किया। शिक्षक ने मौखिक रूप से छात्र के शब्द युग्मों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, और छात्र ने जवाब दिया कि क्या शब्द युग्म में ऐसे शब्द शामिल हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, एक ऐसे शब्द शामिल जो अलग अलग लगते हैं। शब्द प्रस्तुत करते समय छात्र शिक्षक का मुंह नहीं देख सका और छात्र की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर ली। मूल्यांकन परिणामों का एक भाग नीचे दिया गया है, जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 का तो सी होगा, यानी कि भेदभाव होगा। मूल्यांकन परिणाम दर्शाते हैं कि छात्र श्रवण के क्षेत्र में कठिनाई प्रदर्शित करते हैं, तो भेदभाव। क्योंकि उपयुक्त तालिका में मूल्यांकन परिणाम दर्शाते हैं कि छात्र जो है श्रवण के क्षेत्र में भेदभाव संबंधित कठिनाई महसूस करते हैं। प्रश्न 17 है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। अगर वो कुछ चाहिए तो ऑप्शन नंबर 1 की ओर ले चलते हैं। ये कहता है कि उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। प्रश्न 18 लेके चलते। वंचित बालक से तात्पर्य आर्थिक रूप से कमजोर बालक जिसकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है, जो कहते हैं हम उसको वंचित बालक कहते हैं। प्रश्न 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विकलांग के संदर्भ में समावेशन को बढ़ावा देती है। जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 की ओर ले चलते हैं, और ए हमें कहता है कि 1, 2, तीनों ऑप्शन सही है। क्योंकि बाधा मुक्त पहुंच और सहायक उपकरण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, और तीसरा है कि नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा के साथ साथ घर आधारित शिक्षा का भी चयन करें। यानी कि विकलांग बच्चों के समावेशन में उचित देखरेख व पोषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 19 देखेंगे हम कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। तो आइए देखते हैं अभिकथन क्या कहता है कि अनुकूलित शारीरिक गतिविधि का संबंध विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षकों की तैयारी से है। और कारण कहता है कि विकलांग लोगों के लिए योजना तैयार करने में अनुकूलित शारीरिक शिक्षकों की विशिष्ट भूमिका होती है, ताकि छात्र शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में अपनी पूरी क्षमता से भाग ले सकें। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सही कथन अगर हमको ढूंढना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अब हम देखेंगे कि प्रश्न 20 देखेंगे कि निम्नलिखित
कॉलम ए का कॉलम बी में सही मिलान कीजिए। तो विकलांगता का प्रकार है एक तरफ और एक तरफ विशेषता है। तो इसका जो 20 का है तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने और भाषा की कठिनाई होती है। और डिसग्राफिया जिसको होते हैं, ग्राफिया यानी कि डिसग्राफिया यानी कि लेखन कौशल की कठिनाई होती है। और डिसकैलकुलिया जो है अंकगणित कौशल में कठिनाई करती है। और डिसर्थ्रिया जो है बोलने की क्षमता में कठिनाई होती है। डिसर्थ्रिया जो है बोलने की क्षमता में कठिनाई उत्पन्न करती है। अधिगम अक्षमता शब्द सैमुअल किर्क द्वारा लिया गया है। प्रश्न 21 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, चारों प्रभावित करते हैं। तो शिक्षार्थी को प्रेरणा में शिक्षार्थी की परिपक्वता और शिक्षण रणनीतियां और शिक्षार्थी का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, ये सारी चीजें करते हैं। क्योंकि सीखने को प्रभावित करता है तो वह है शिक्षार्थी की प्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण रणनीतियां, शिक्षार्थियों का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, शिक्षण पद्धति और आर्थिक स्थिति। प्रश्न 22 देखेंगे हम कि वर्तमान समय के शिक्षक को कक्षा शिक्षण के साथ उचित रूप से अनुकूलित होने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी हमें कहते हैं कि दूसरा, तीसरा और चौथा है। क्योंकि शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और सामग्री पर महारत, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय के शिक्षक को कक्षा शिक्षण के साथ उचित से अनुचित होने के लिए निम्न कौशलों की आवश्यकता होती है। यानी कि शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग, विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ज्ञान, सामग्री पर महारत, प्रभावी शिक्षण पद्धति, नियमित अंतराल में विद्यार्थी के प्रतिक्रिया लेना। प्रश्न 23 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत की ओर चलना है। तो गलत हमसे कहता है कि ऑप्शन नंबर डी नहीं है। क्योंकि संज्ञानात्मक शिक्षण हमें जटिलता के निम्न स्तर पर कार्य करने में भी सक्षम बनाता है, यही तो गलत है। क्योंकि संज्ञानात्मक शिक्षक हमें जटिलता से अधिकतम स्तर पर कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, न कि निम्न स्तर पर। प्रश्न 24 देखेंगे हम। दावा कहता है कि एक स्थिति ए से प्राप्त प्रशिक्षण को दूसरी स्थिति बी में स्थानांतरित किया जा सकता है। कारण है कैसा, इसलिए है क्योंकि ए और बी दो स्थितियां सार्थक हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का, तो ए हो जाएगा, यानी कि दावा ए और कारण दोनों सत्य हैं। और आर है ना, यानी कि कारण और दावा का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कि उपरोक्त प्रश्न धनात्मक अधिगम के स्थानांतरण से संबंधित है। उदाहरण, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चला सकता है। प्रश्न 25 देखेंगे हम कि हार्वर्ड गार्डन का मल्टीपल इंटेलिजेंस MI का सिद्धांत बताता है। तो क्या बताता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी हमें कहता है कि शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के वैकल्पिक तरीके तैयार करने के लिए MI का उपयोग एक रूपरेखा के रूप में करना चाहिए। यानी कि हार्वर्ड गार्डन का मल्टीपल इंटेलिजेंस MI का सिद्धांत बताता है कि शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के वैकल्पिक तरीके तैयार करने के लिए MI का उपयोग एक रूपरेखा के रूप में करना चाहिए। प्रश्न 26 कहता है कि क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें, जिसमें हम कहता है एक क्षेत्रीय अध्ययन वास्तविक जीवन में बैठकर आयोजित किया जा सकता है। दूसरा कहता है कि यह प्रभावी ढंग से वैज्ञानिक पद्धति का भी उपयोग करता है। जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सही है लेकिन दो सही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि एक क्षेत्रीय अध्ययन वास्तविक जीवन में बैठकर आयोजित किया जाता है, जिसमें शिक्षार्थी क्षेत्रीय अध्ययन के विषय वस्तु से जुड़कर अपने संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाता है। प्रश्न 27 देखेंगे हम कि समस्या समाधान प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर सही करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी हमें कहता है कि सबसे पहले आएगा, है ना, देखते हैं कि सी है ऑप्शन नंबर। तो सबसे पहले आएगा पहला, फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार समस्या समाधान एक बालक के अधिगम का सर्वोच्च स्तर होता है। समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण का सही क्रम अगर हम देखें तो पहले समस्या की पहचान करना होता है, फिर उसके बाद उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करना होता है, फिर संभावित समाधान उत्पन्न करना होता है, फिर चुने गए समाधान को लागू करना होता है, फिर परिणाम का मूल्यांकन करना होता है। प्रश्न हम 28 देखेंगे। तो सूची 1 में सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही आंसर चुनें। तो सूची 1 और सूची 2 है, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का सी, यानी कि ए का एक है, यानी सकारात्मक सुदृष्टिकरण यानी कि जीव ऐसी प्रक्रियाएं करना सीखते हैं जो सकारात्मक प्रबल उत्पन्न करते हैं। फिर है बी का 2, तो फिर कहता है
नकारात्मक दृष्टिकरण, जीव उन प्रतिक्रियाओं को दबाना सीखते हैं जो सुखद परिणाम को समाप्त कर देती है। फिर तीसरा है सी, है ना, सी कहता है कि सजा, सजा कहता है कि जीव ऐसी प्रतिक्रियाएं करना सीखते हैं जो उन्हें नकारात्मक प्रबलों से बचाने या उनसे बचने की अनुमति देती है। और डी है चूक प्रशिक्षण, यानी कि चौथा, जीव उन प्रक्रियाओं को दबाना सीखते हैं जो सुखद परिणाम अनुक्रमों को भी समाप्त कर देती है। प्रश्न 29 देखेंगे हम कि माँ को बच्चे की पहली शिक्षिका क्यों माना जाता है। बच्चे की बुनियादी शिक्षा माँ के सानिध्य में ही होती है। बच्चे की माँ के साथ अनौपचारिक शिक्षा जीवन के बाद के वर्षों की औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। या बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, या माँ को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी कहता है कि केवल कथन 1 और 2 ही सही है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि माँ को बच्चे की पहली शिक्षिका माना जाता है, क्योंकि बच्चे की बुनियादी शिक्षा माँ के सानिध्य में ही होती है और बच्चे की माँ के साथ अनौपचारिक शिक्षा जीवन के बाद के वर्षों की औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। इस शिक्षा शिशु अपने माँ को 3 से 4 माह में ही पहचान लेता है और उसके सामीप्य में अपने आप को अधिक सहज महसूस करता है। प्रश्न 30 है कि यदि कोई बच्चा विज्ञान के प्रयोग और कथन में त्रुटियों की पहचान करने में सक्षम है तो प्राप्त उद्देश्य इसका जो सही होगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइकोमोटर होगा। यानी कि ज्ञान वह स्थिति है जब सिखाए गए अवधारणाओं को बालक समझता है एवं उसका अनुप्रयोग करना सीख जाता है। अब हम हिंदी का देखेंगे पार्ट, है नहीं, पार्ट दूसरा हिंदी है। हिंदी में देखेंगे पर्यायवाची शब्दों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित जब हम करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी कहते हैं कि गधा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसर बोलते हैं। पत्नी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पत्नी को हम लोग कलत्र बोलते हैं। सर्प जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्प को हम लोग अच्छा सॉरी, फिर से चलते हैं 31 का। गधा जिसको हम लोग गधा जिसको हम लोग पन्नग बोलते हैं। फिर है पत्नी जिसको हम लोग कलत्र बोलते हैं। सर्प जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसर बोलते हैं। दास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीकर बोलते हैं। प्रश्न 32 है अनुवांशिकता के उच्चारण में प्रश्न 32 है अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलता है और मुंह से अधिक सांस निकलता है। जैसे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसू। प्रश्न 33 है दशा संबंधी गुणवाचक विशेषण है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 4, यानी कि 2 और 4, यानी कि सुडौल और घना। प्रश्न 34 है कि ठुमरी कौन सा शब्द है। तो ठुमरी जो है ऑप्शन नंबर ए की ओर ले चलते हैं, वो देशज शब्द है। प्रश्न 35 है कि गुरुवोदन में स्वर संधि का कौन सा भेद है। तो गुरुवोदन में स्वर संधि का जो भेद है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं, डी कहता है यण स्वर संधि। प्रश्न 36 कहता है कि कथन ए सर्वनाम विशेषण क्रिया अविकारी होते हैं, कारण कहते हैं वचन कारक के कारण रूपांतरित होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। प्रश्न 37 की ओर ले चलते हैं। कथन ए कहता है कि घुड़सवार यौगिक शब्द है, कारण कहता है कि यह शब्द 2 सार्थक खंडों से बना है। घुड़धन सवार बात सही कह रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। प्रश्न 38 की ओर ले चलते हैं। 38 कहता है कि तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों का जगत क्रम है। इसका जो क्रम को होगा समझाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्सम शब्द जो है हमारा, है ना, 38 का जो है ए, तत्सम शब्द जो है हमारा सी, यानी कि सलाका जो है तत्सम शब्द है। फिर तद्भव शब्द जो है हमारा तद्भव शब्द है वो हमारा डी है, यानी कि पिया है। फिर हमारा देशज शब्द है वो हमारा है, देशज शब्द है वो हमारा बी है, यानी कि खिड़की जो है देशज शब्द है। और उसके बाद विदेशी शब्द अगर वो है तो ऑप्शन नंबर हम आपको विदेशी शब्द है वो क्या है, खुश है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रश्न 40 देखेंगे हम, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। प्रश्न 41 है सुमेलित कीजिए, करना है हमको। प्रश्न 41 का ऑप्शन नंबर सही आंसर यानी कि डी है, सी है तो पहला का डी होगा। क वर्ग क ख ग घ अंगा, क वर्ग क ख ग घ, है ना, सुमेलित करना है। तो प्रश्न 41 का सी है, सी कहता है पहला का डी, तो क वर्ग में क ख ग घ आएगा। फिर दूसरा का है
फिर दूसरा का है च छ ज झ, तो दूसरा का ए हो जाएगा, च छ ज झ हो जाएगा ए। तीसरा का है ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, है ना। तो तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा हमारा, तीसरा का सी हो जाएगा, यानी कि ट ठ ड ढ ड़, फिर त थ द ध न। चौथा का हो जाएगा त थ द ध, चौथा का बी हो जाएगा, ठीक है। त थ द ध हो जाएगा। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जो सही उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं। और मूर्धन्य कहता है, और कहता है कि व्याकरणाचार्य समता प्रसाद गुरु ने कितने सर्वनाम माने हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 सर्वनाम माने हैं। प्रश्न 44 से सुमेलित कीजिए, एक तरफ कारक एक तरफ विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को यानी कि प्रश्न 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी कहता है कि पहला का सी है, यानी कि करण से है ना, संबंध का हो जाएगा 44 के भी संबंध का हो जाएगा डी, यानी कि का संबंध का, अधिकरण तीसरा का हो जाएगा अधिकरण यानी कि में पेपर, और चौथा का हो जाएगा कर्म को, है ना। यही है सही आंसर इसका। 45 देखेंगे हम, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यानी गलत की ओर चलना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा और चौथा नहीं है, यानी कि यथासंभव और नीलोत्पन्न नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियां हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 एवं 4 हैं, यानी कि क, च और द अल्प प्राण हैं। प्रश्न 47 देखेंगे हम, उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़ने में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला का सी, मैंने रोटी खाई, सकारात्मक प्रश्न सकारात्मक है। फिर दूसरा, क्या तुमने किताब पढ़ी, विस्मयादि बोधक है। और क्या तुमने किताब पढ़ी, नहीं दूसरा का डी है, यानी कि क्या तुमने किताब पढ़ी प्रश्नवाचक है। और तीसरा, शिक्षक की बातों पर ध्यान दो, तो तीसरा कहे विविधवाचक है। और छी ऐसी गंदी बातें मत करो, ये है बी, यानी कि विस्मयादि बोधक है। प्रश्न हम देखेंगे 48 कहता है वाक्य के अंग हैं, तो वाक्य के जो अंग हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं, अ और ब सही है। वाक्य के जो अंग हैं यानी कि उद्देश्य, विधेय, पद और पदबंध, तो इसमें वाक्य के जो अंग हैं वो उद्देश्य और विधेय दोनों हैं। प्रश्न 49 है कि गीता में कहा गया है माँ फलेषु कदाचन, उपयुक्त वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में लगेगा, यानी कि उद्धरण चिन्ह यानी बीच में उसको डबल कॉमा ऊपर में लगाया गया है। प्रश्न 50 देखेंगे हम। प्रश्न 50 पूछता है किसी वाक्य को उद्देश्य करते समय उससे पहले अल्प विराम लगता है, जैसे सुरेंद्र ने कहा मैं आज अस्वस्थ हूँ अतः विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो प्रश्न 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क एवं ख दोनों सही है। प्रश्न 51 देखेंगे हम, ढाक के 3 पाद का सही अर्थ है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सदा एक सी स्थिति बने रहना। प्रश्न 52 है, घर बैठे गंगा आना का सही अर्थ है, घर बैठे गंगा का आना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिना प्रयत्न के लाभ होना। प्रश्न 53 है कि अच्छे दिन आना सही अर्थ है, तो अच्छे दिन आना सही अर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागे खुलना। प्रश्न 54 है, अपना उल्लू सीधा करना का सही अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 55 कहता है कि शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तुन सरासन बान घने, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे उपयुक्त पद्यांश है, यानी कि बनमार्ग में सुठी सोहे का आशय क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन मार्ग में सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। प्रश्न 56 है कि वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखें में पानी छलछलाने लगा, भरे गले से केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित शब्द में संधि है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुण स्वर संधि है। प्रश्न 57 देखेंगे कि 2 दिसंबर की सुबह कार्बाइड कारखाने के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त आतंक पैदा करने वाला था। सुबह 8 बजे वहां विदेशी पत्रकार, टीवी कैमरामैन और सरकारी अखबारों के अलावा कोई नहीं था। इस दरवाजे पर
बख्तरबंद पुलिस मौजूद थी। भोपाल के अलावा इंदौर से 3 फायर ब्रिगेड बुलाए गए थे। कारखाने के भीतर की घास पर सुबह से ही पानी छिड़का जा रहा था। पानी कहाँ छिड़का जा रहा था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कारखाने के भीतर की घास पर। प्रश्न 58 देखेंगे हम। 58 हमसे पूछता है कि सामान्यतः किसी भाषा के उच्चारण के समय कितने स्तरों पर मूलें होती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शब्द स्तर पर होती हैं। यानी कि शब्द स्तर पर होती है, यानी कि अ, ब एवं स स्तर पर, यानी कि ध्वनि स्तर पर, शब्द स्तर पर और वाक्य स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है। प्रश्न 59 है, किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्ण में जिस रूप में लिया जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। उक्त परिभाषा है, तो अगर कोई परिभाषा दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दिया है। प्रश्न 60 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चिन्हांकित कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर हम सी की ओर ले चलते हैं और कहता है उन्मिलित, है ना, सी ही बताता है कि उन्मिलित 60 का सी। प्रश्न 61 देखेंगे। 61 बोलता है, 61 से 70 तक है अनसीन पैसेज है नहीं, जिसको पढ़ना है प्रोस का, है नहीं, पोयम का अनसीन पैसेज। तो प्रश्न 61 कहता है हमसे कि द अंडरलाइन वर्ड्स वेरियस इज यूज्ड इन द सेंटेंस, जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंजुगेशन है। प्रश्न 62 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज दे वे टू गेन मैकेनिकल प्रीफेक्शन आर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी एवं सी, यानी कि कांस्टेंट प्रैक्टिस, रिगोरोस ट्रेनिंग और सी है हार्ड वर्क। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे हम कि असर्शन कहता है, यानी कथन कहता है कि मैकेनिकल एक्सीलेंस इज मच मोर डिफिकल्ट टू अटेंड देन इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस। रीजन कहता है कि द इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस इज नॉट ऑलवेज एट इफेक्टिव एज द मैकेनिकल एक्सीलेंट। इसका जो सही आंसर होगा 63 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बी कहता है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। मैंने कथन और निष्कर्षण तो सही है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। प्रश्न 64 है कि इन द अंडरलाइन वर्ड्स वार्डन, स्ट्रोक, वंडर इस, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि नाउन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप अचीविंग मैकेनिकल परफेक्शन बाय जुगलर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले होगा बी, बी होगा, फिर सी होगा, बी सी, फिर डी होगा, फिर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे हम कि मीनिंग ऑफ लिव्स नो स्टोन अनटर्न इज। तो इसका जो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, असर्शन कहता है कि ए जुगलर ए कब बोलता है, असर्शन कहता है कि जुगलर्स आर्ट इज मैकेनिकल। रीजन कहता है कि जुगलर आर्ट्स कैन बी achieved एट एनी स्टेज यूजिंग मैचिनेस। तो इसका जो सही आंसर होगा 67 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ assertion A and reason are true but reason is not correct explanation of assertion A। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है the underlined words dexterity is closed in meaning to। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इंटरनेशन और पर्पस ऑफ द पैसेज इज। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू डिपिक्ट द वैल्यू ऑफ जुगलर्स स्किल। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन दिस पैसेज व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज इवन थॉट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये कंजुगेशन होगा, ओनली ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 से 75 बोलता है रीड द फ्लोइंग पोयम केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 71 से 75। तो 71 नंबर हम देखते हैं कि हाउ इज सैली डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
secretary secretary and not easily controlled. क्वेश्चन नंबर 72 है what does the phrase the sun saved under her skin suggest about सेलिंग? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी, थ्राइव्स एंड कम अलाइव इन सनशाइन। क्वेश्चन नंबर 73 है मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसका जो सही आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर बी है। बी कहता है कि सबसे ए का 2 होगा यानी कि डेलिविंग का होगा टू सर्च। फिर है हेड गैरो का है ए रो ऑफ बुश द फॉर्म ए। फिर है इल्यूसिव का है डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और उसके बाद डी है मोथ का है एन इंसेक्ट विथ विंग। क्वेश्चन नंबर 74 है सैली इज क्वेश्चन नंबर 74 है सैली इज कंपेयर्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 74 सैली इज कंपेयर्ड टू ए डॉग रोज बिकॉज सी इज। इसका जो सही आंसर होगा 74 का ऑप्शन नंबर बी ओनली बी इज ट्रू यानी कि सी इज नॉट कन्वेंशनली ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 75 है क्वेश्चन नंबर 75 है द वर्ड्स बैरियर्स इन क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। जिसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिकलाई स्टेम और स्ट्रॉक। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग इज ए स्किल विच इज। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि एक्वायर्ड है यानी कि सीखता है लर्निंग से। क्वेश्चन नंबर 77 है कि इवोल्यूशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ द लर्निंग प्रोसेस अरेंज द प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। जिसका जो सही आंसर होगा 77 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि सबसे पहले होगा सी। ए में सी है नॉलेज होगा, नॉलेज के बाद होगा कंप्रीहेंशन होगा, कंप्रीहेंशन के बाद होगा एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन के बाद होगा एनालिसिस होगा, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस के बाद इवोल्यूशन होगा। यही इसका सही सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे हम विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए टीचिंग टूल्स। तो टीचिंग टूल कौन कौन से हैं? तो मूवीज है, चार्ट है, ऑल ऑफ एबव होना चाहिए। 78 का डी यानी कि ऑल ऑफ एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है स्पेलिंग एंड सिंटैक्स आर इम्पोर्टेंट रिक्वेस्टेड ऑफ विच लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज स्किल सिंटैक्स जो है इसका जो कौन सा 79 का जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइटिंग है ना। सिंटैक्स आर इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड विच है ना, स्पेलिंग लिखने की बात कर रहा है ना, सिंटैक्स को शब्दों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 है नेम ऑफ स्किल अपॉन विच स्टूडेंट विल बी जडजेड है ना, जडजेड मोस्ट इन रियल लाइफ। तो इसका जो सही आंसर है सी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिस्टेनिंग है ना, बोलना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 81 है असर्शन ए यानी कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन लैंग्वेज टीचिंग। रीजन बोलता है कि इनेबिलिटी टू लर्न assimilate and use of technology can be often witnessed among the teachers. Select the correct answer from the given option। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि both assertion and reason are true and is correct and कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाट डज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्टेड एसेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैंग्वेज स्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन कहता है ए यानी कि ग्रामर इज ए असर्शन ए कहता है कि ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। रीजन कहता है कि इट इनेबल पीपल टू यूज द लैंग्वेज लॉजिकल प्रॉपर एंड इन एक्यूरेट मैनर। जिसका जो सही आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि
बोथ assertion and reason are true and reason incorrect expression of assertion। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 कहता है कि सिग्निफिकेंट चैलेंज इन टीचिंग लैंग्वेज इज, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरेस्टेडनेस। क्वेश्चन नंबर 85 है कि क्वेश्चन नंबर 85 है मैन ऑब्जेक्टिव ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 85 है मैन ऑब्जेक्टिव एफ हैविंग एडिशनल रेमेडियल टीचिंग, तो इसका जो एडिशनल है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राइवेट एक्स्ट्रा सपोर्ट गाइड वर्क स्टूडेंट इम्प्रूव लर्निंग, सब सही एक्स्ट्रा, है ना। रेमेडियल क्लास के लिए क्या है तो सभी है। क्वेश्चन नंबर 86 है चिल्ड्रन एक्वायर देयर नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज क्या है तो 86 का है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेचुरली है वो नेटिव सीख लेता है, नेचुरल अपने दोस्तों के साथ रह के भाषा उनके बोलने को एक्वायर कर लेता है, नेटिव लैंग्वेज है, फिर वो बोलने लगता है बिना किसी रूल रेगुलेशन के। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे हम कि एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचर्स इंग्लिश इज, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोटिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि असर्शन ए, यानी कि प्राइमरी फंक्शनल ऑफ लैंग्वेज इज फॉर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, रीजन कहता है कि पर्सनल कम्युनिकेशन इन ऑफ टू टाइप इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, तो इसका जो सही आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है कथन का सही स्पष्ट कारण नहीं करता है। प्रश्न 89 है अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल इन द करेक्ट ऑर्डर, तो LSRW होगा, LSRW होगा, LSRW होगा इसके लिए करेक्ट ऑर्डर, तो इसका जो 89 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिर होगा लिस्टेनिंग होगा, फिर स्पीकिंग होगा, फिर रीडिंग होगा, फिर राइटिंग होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 अब इंग्लिश का अंतिम प्रश्न है, कहता है कि फाइंड द ओड ऑन बट, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोडक्ट आर आई रेड ऑन टीवी। अब हमारा पार्ट 4 में हम आ चुके हैं। पार्ट 4 में हम जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय गणित या विज्ञान का विकल्प चुना था वे इस भाग को हल करें, और जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय सामाजिक अध्ययन का विकल्प चुना था वे इस भाग को हल नहीं करें, यानी कि कह दिया है। तो गणित और विज्ञान वाला जो बच्चा होगा वो इसको देखेगा और हल करेगा, और हम तो प्रारंभ कर ही दिए हैं, आगाज कर ही दिए हैं, और अपने आगाज का अंतिम वीडियो रहेगा इस चीज़ का कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो शुरू से अंत तक कंप्लीट चल रहा है। गणित और विज्ञान में हम देखेंगे प्रश्न 91 है कि कौन से कथन रचनावादी कक्षा की विशेषता है, विशेषता की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी कहता है बी और सी है कि खुलकर विचार विमर्श करते हैं और क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी रचनावादी कक्षा में क्या होता है कि बच्चा खुलकर विचार विमर्श करता है, रचनावादी है, क्रिएटिव है, और क्या कहता है कि क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है नहीं, उत्सुक रहता है, उतावला रहता है। प्रश्न 92 है कि गणित सीखना आसान हो सकता है यदि उसमें क्या किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोपान क्रमिकता का ध्यान रखते हुए अध्यापन योजना बनाई जाए, यही सही है। प्रश्न 93 है कि अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपणों का कौन सा क्रम उपयुक्त होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 93 का डी ले चलते हैं। डी कहता है कि अमूर्त रूप से गणित में आप ध्यान दीजिएगा, अगर गणित पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को तो आप सबसे पहले ठोस चीज़ें दिखाइएगा उनको, ठोस यानी कि गोला बनाना दिखाइएगा, फिर चित्र बनाइएगा उनके लिए, चित्र बनाने के बाद गोल गोल अंडा, ऐसे नहीं बोलते हैं, गोल गोल अंडा, है नहीं, अंडा के बाद उसको बना दीजिएगा, चित्र बना दीजिएगा किसी चीज़ का, क बनाने से पहले अंडा बनाएंगे, फिर क बनाएंगे, फिर प्रतीकात्मक निरूपण बना देंगे, यही ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न 94 कहता है गणित सीखने के संदर्भ में सही कथन चुनिए, तो गणित सीखने के संदर्भ में सही कथन चुनना है हमको, तो 94 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि केवल बी और डी होगा, यानी कि गणितीय प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया जानना प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है, और अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का होना दूसरे के विकास में भी सहायक है। प्रश्न 95 कहता है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करें, तो प्रश्न 95 का ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं।
डी हमें कहता है कि अभिग्रहीयता का होता है एक नियम या कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, और प्रमेय का होता है प्रमेय का है पूर्व सिद्ध कथनों में तर्क द्वारा प्राप्त किया जाए, और आगमनात्मक तर्क का है कि मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर परिणाम तक पहुंचने का तरीका है, और डी है एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम कहता है कि एक व्यापीकरण चरण दर चरण प्रक्रिया है। प्रश्न 96 है कि दिए गए चित्र में रेखा PQ और रेखा RS एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 तक कोण POS तथा कोण SOQ का मान क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 105 अंश और 75 अंश होगा। प्रश्न 97 है कि संख्या 34, 40 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10, 890 होगा। प्रश्न 98 है यदि 2x + 7y अनुपात 4x - 3y बराबर 8:3 तब x अनुपात y का मान होगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 98 का है बी, यानी कि 22:37 होगा। प्रश्न 99 है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और छोटा कोण का अंतर मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 40 अंश होगा। प्रश्न नंबर 100 है कि सही जोड़े बनाकर सही विकल्प बताएं। खंड ए और खंड बी है, तो इसका जो सही आंसर होगा 100 का ऑप्शन नंबर सी है। और 101 का है दिए गए संबंध में से कौन सा संबंध सही है? तो 101 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सिर्फ एक सही है। प्रश्न 102 है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। प्रश्न 103 है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो राशि रुपये में क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा 103 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 625 रुपये होगा। प्रश्न 104 है दिए गए चित्र में n बराबर m और PQ, इसका जो सही आंसर होगा 104 का ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 105 है कि एक मोटरसाइकिल की कीमत 6,000 रुपये है। यदि इसका मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से घटता है तो 2 वर्ष के बाद इसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 54,150 रुपये होगा। दिए गए प्रश्न 106 है दिए गए चित्र में a - b स्क्वायर का मान होगा, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वर्ग HTVX का क्षेत्रफल आयत RTVX का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न हम देखेंगे 107 हमसे पूछता है कि यदि 2n बराबर 10, 24 तब n/2 का वर्ग 2 + 2, इसका जो सही आंसर होगा तो क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 128 होगा। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही जोड़ी को दिखाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि लाभ का होगा विक्रय मूल्य माइनस शुद्ध मूल्य, और हानि का होगा क्रय मूल्य प्लस व्यय, और शुद्ध मूल्य का होगा क्रय मूल्य प्लस व्यय, और 6/12 का होगा 50%, और 0.01 का होगा 1% होगा। प्रश्न हम देखेंगे 109 यदि जी संख्या 1, 2, 2 का स्क्वायर 2 वर्ग 3 क्रमागत 2n-1 के गुणोत्तर मध्य है तो 1 + 2 LOG 2G का मान होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। प्रश्न 110 है ट्रेन नंबर 6335 नगर क्वाल एक्सप्रेस के समय सारणी के कुछ अंश का अध्ययन इस प्रकार है ना। सरल क्रमांक संख्या है 1 गांधीधाम, 2 खाली है 3 खाली 4 सूरत। आने का समय है 16:15 और जाने का समय है 6:15, 16:15, 16:20, 5:30 है ना। उपरोक्त समय सारणी के आधार पर 2 स्टेशन गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसी के साथ हम देखेंगे प्रश्न 111 कहते हैं कि निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करो। कथन 1 से 4 पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। अनाज की संख्या ये है, पौधों की संख्या ये है, अनाज की संख्या ये है, पौधों की संख्या ये है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 111 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1 और 3 दोनों सही, यानी पौधे की संख्या जिसमें अनाज 31 से कम है 88 होगी, और उसके बाद कहता है
कि दोनों सत्य है ना कि पौधे की संख्या जिसमें अनाज 23 से अधिक 107 होगी। प्रश्न 112 है निम्न बारंबारता बटन को कहते हैं, तो 0 से 10, 10 से 20, 10, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, तो 3, 8, 14, 20, 25, 30 को हम लोग 112 का सी यानी कि कम से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बटन से कम प्रकार का बारंबारता। प्रश्न 113 है निम्नलिखित जोड़ी जमाओ और सही विकल्प चुनो। 113 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पहला का डी यानी कि बारंबारता बहुभुज वर्ग अंतराल को x निर्देशांक एवं बारंबारता को y निर्देशांक मानते हैं। दूसरा का है विभाजित दंड आरेख का है सी, यानी कि बारंबारता को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। और तीसरा का है ये, यानी कि वृत्त आरेख, यानी कि यह तुलनात्मक अंतर स्पष्ट रूप से कोणों द्वारा दर्शाया जाता है। और चौथा का है आयत चित्र। चौथा का है बी, यानी कि वर्ग अंतराल को आधार मानते हैं, एक ऊंचाई बारंबारता के अनुपाती है। प्रश्न 114 है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त समतल कागज पर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उन वृत्तों के मध्य बने क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 0.86 वर्ग सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 115 है यदि बेलन प्रश्न 115 है यदि बेलन का प्रश्न 115 है यदि बेलन एक ही प्रश्न 115 है यदि बेलन एक ही त्रिभुज बेलन है कि यदि बेलन ए की त्रिज्या दोगुनी कर बेलन बी बना हो, यदि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, तो बेलन ए एवं बेलन बी की ऊंचाई का अनुपात होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4:1 होगा। प्रश्न 116 है कि निम्नलिखित सारणी पर आधारित निम्नांकित कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा 116 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन 1 और 4 सही है। प्रश्न 117 है निम्नलिखित आंकड़े का वृत्तारेख खींचकर प्रश्न का उत्तर लीजिए। जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36:7 होगा। प्रश्न 118 है कि निम्नलिखित का मान अज्ञात करो, उन्हें घटते क्रम में जमाओ और सही विकल्प चुनो। तो 118 का बी है, यानी कि 118 का बी है, यानी कि सबसे पहले डी होगा। उस रास्ते का क्षेत्रफल जो 7 मीटर चौड़ा है और एक वृत्ताकार लाइन जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास 252 मीटर है को घेरता है। उसके बाद बी है, डी के बाद बी है उस कमरे का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। फिर ए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार 28 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर है। फिर है ई है उस षटभुज का क्षेत्रफल जो उस वृत्त से घिरा हुआ है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। फिर सी है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। प्रश्न हम देखेंगे 119 हमसे कहता है स्तंभों में जोड़ी जमाओ और सही विकल्प चुनो। तो स्तंभ ए कहता है 119 का ऑप्शन नंबर सी है। सी कहता है कि पहला का डी है, दूसरा का ए है और तीसरा का बी है और चौथा का सी है। ठीक है। प्रश्न हमारा देखेंगे 120 निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करो तथा पाई चार्ट के केंद्र के प्रत्येक ब्लड ग्रुप के सभी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए कोणों की डिग्री के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है 120 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी होगा, फिर ओ होगा, फिर ए होगा, फिर ए बी होगा। प्रश्न 121 देखेंगे हम। विज्ञान का भाग आ गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ हैं जिसमें डीएनए, आरएनए व प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का अर्थ है कि नाभिक जैसा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। प्रश्न 122 है कि निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विश्वव्यापी वह बीमारी जिसका प्रकोप किसी देश, महाद्वीप या विश्व में व्यापक नहीं है, जबकि ऐसा होना है क्योंकि आइए देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्थानिक जिसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में लगातार कम स्तर पर होने वाले रोग हैं। महामारी जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक, ऐसा प्रकोप बीमारी जो व्यापक या उग्र रूप में हो तथा जिसे रोका या धीमा नहीं किया जा सके। तीसरा है विश्वव्यापी महामारी, यानी कि पेंडेमिक जिसको हम लोग बोलते हैं, एक महामारी का वैश्विक प्रकार जो विश्व की आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात को प्रभावित करे। और पादप महामारी, यानी कि प्लांट एपिडेमिक, इसका प्रभाव व्यापक एवं उग्र रूप में बड़े भूभाग के फसलों पर पड़ता है। प्रश्न 123 देखेंगे हम। समसूत्री विभाजन में उत्तरी कोशिका स्वरूप मातृ कोशिका होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऊपर के सभी होंगे, यानी कि केवल आकृति, केवल आकार, गुणसूत्र
केवल गुणसूत्रपूरक, यानी समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के द्विगुणन के पश्चात वह दो समान पुत्री संतति कोशिकाओं में बट जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार मातृ कोशिकाओं के समान होते हैं, इसलिए इसे समकक्ष विभाजन भी है ना, इक्विवेलेंट डिवीजन भी कहते हैं। प्रश्न 124 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास, बकरी तथा मानव, क्योंकि घास, बकरी, मानव एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जहां घास उत्पादक, बकरी प्राथमिक उत्पादक और शाकाहारी तथा मानव द्वितीय उत्पादक यानी सर्वाहारी होता है। यह सरल खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। प्रश्न 125 है कि बढ़ते क्रम में सूक्ष्म जीव का अगर आकार हमको लिखना है तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सबसे पहले वायरस होगा, वायरस के बाद जीवाणु होगा, जीवाणु के बाद कवक होंगे, क्योंकि कवक कोशिकाओं का आकार 1 से 10 माइक्रोन तक, जीवाणु कोशिकाओं का आकार 0.2 से 2 माइक्रोन तक तथा वायरस का आकार लगभग 20 नैनोमीटर तक होता है। अतः इसके आकार का बढ़ता क्रम होगा, वायरस होगा, वायरस के बाद जीवाणु होगा, जीवाणु के बाद कवक होगा, है ना। प्रश्न 126 है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया था तो किसने दिया था? तो 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि टैंसले ने दिया था, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र शब्द को सर्वप्रथम सर आर्थर जी टैंसले ने 1935 में दिया। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की मौलिक इकाई है, जहां जीवित जीव अपने आसपास के भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। प्रश्न 127 से सत्य कथन है, तो सत्य कथन जो है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर ले चलते हैं। ये कहता है कि यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो लेकिन दूरी शून्य न हो। प्रश्न, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से चलकर पुनः उसी बिंदु पर वापस आ जाए या फिर बिंदु ए से बी तक जाकर पुनः बी से ए पर वापस आ जाए तो उसके द्वारा एक निश्चित दूरी तय तो की जाएगी, किंतु उसका विस्थापन शून्य होगा, अतः विकल्प ए सत्य है। प्रश्न 128 है, जल का त्रिक बिंदु क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 273.16 केल्विन होता है, क्योंकि त्रिक बिंदु वह तापमान और दबाव है जिस पर कोई पदार्थ तरल, ठोस एवं गैसीय अवस्था में साम्यावस्था में रह सके। जल का त्रिक बिंदु यानी कि 0.01 डिग्री अर्थात 273.16 केल्विन या 32.01 फ़ारेनहाइट तापमान पर एवं वह 6.11 × 10 का 1 वायुमंडलीय दाब पर होता है। प्रश्न 129 है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपयोग सभी कहते हैं कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है, क्योंकि जब वस्तु रुक्ष सतह पर गतिमान हो तो गतिज घर्षण बल गति का प्रतिरोध करता है, जहां घर्षण बल लागू बल के विपरीत होने के कारण विस्थापन भी विपरीत होगा, अतः यह कार्य ऋणात्मक होगा। जब वस्तु रुक्ष सतह पर रखा हो और उस पर एक बल आरोपित करें तो यह तब तक नहीं चलेगा जब तक स्थैतिक घर्षण बल को पार न करे, अतः यहाँ घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। जब दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हों और बल निचले ब्लॉक पर लगाया जाए तो ऊपरी ब्लॉक बल की दिशा में आगे बढ़ेगा, अर्थात घर्षण बल ऊपरी ब्लॉक के गति के लिए भी जिम्मेदार होगा, अतः कार्य धनात्मक होगा। प्रश्न 130 देखेंगे हम कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी है, क्योंकि जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, क्योंकि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। इसका सही मात्रक जूल है, अन्य मात्रक कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट EV व किलोवाट प्रति घंटा भी होता है। प्रश्न 131 है, 131 कहता है कि तापमान वृद्धि के साथ कौन सी राशि घट जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनत्व घट जाता है, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो किसी पदार्थ के परमाणु या फिर अणु बिखर जाते हैं, जिससे घनत्व कम हो जाता है, जबकि पदार्थ की लंबाई व द्रव्यमान नियत रहते हैं और आयतन बढ़ता है। प्रश्न 132 देखेंगे कि नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन कहता है कि सर्दियों में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं, उस वायु उष्मा का कुछ अलग है, सही बात है। तो कथन ए सही है, क्योंकि कथन ए तथा कारण दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है, यानी कि सर्दियों में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ऊनी रेशे के मध्य फंसी वायु उष्मारोधी होती है, जो शरीर की उष्मा ह्रास को रोकती है। प्रश्न 133 है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में
संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि F बराबर R/2, यानी कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का तात्पर्य है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या यानी R/2 यानी कि आधा होता है। प्रश्न 134 है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि प्रकाश अलग अलग घनत्व की विभिन्न परतों से होकर अपवर्तित होती है, यानी कि प्रकाश अलग अलग घनत्व की विभिन्न परतों से होकर अपवर्तित होती है, यानी कि तारे में टिमटिमाहट प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यह अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से प्रकाश के गुजरने के कारण होता है तथा इन परतों पर घनत्व और अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न 135 है कि उत्तल लेंस के सम्मुख रखी वस्तु को अनंत से उत्तम लेंस के समीप लाने के प्रतिबिंब बनने का क्रम क्या होगा जबकि वस्तु क्रम पर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए हमें कहता है कि एफ, ए होगा हमें कहता है कि एफ, फिर एफ और सी के बीच और इन्फिनाइट और सी के बीच और इन्फिनाइट होगा, है नहीं। उत्तल लेंस के सभी रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति हम देखें तो अनंत पर, वस्तु की स्थिति अनंत पर होने पर फोकस F पर बनेगी और अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य रखने पर स्थिति होने पर फोकस F हुआ, वक्रता केंद्र सी के मध्य बनेगा। वक्रता केंद्र सी व फोकस F के मध्य होने पर अनंत पर वक्रता केंद्र सी मध्य बनेगा, फोकस F पर होने पर अनंत पर बनेगा, यानी कि एक दूसरे का मिलावट होगा। प्रश्न 136 है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उचित उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो एक तरफ स्तंभ दिया है, एक तरफ ऑप्शन दिया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम कि वस्तु की स्थिति क्या बोलता है। वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण पर, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति। तो अनंत पर अगर स्थिति, अनंत पर होने पर फोकस पर बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा होगा। अनंत पर वक्रता केंद्र होने पर फोकस पर वक्रता केंद्र के मध्य होगा लेकिन छोटा, वास्तविक उल्टा होगा। तो वक्रता केंद्र पर स्थिति होने पर वक्रता केंद्र पर लेकिन समान आकार, वास्तविक उल्टा होगा। फिर चौथा है फोकस पर अवतल दर्पण, है ना, वस्तु की स्थिति अगर अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण फोकस पर अनंत पर तो होगा लेकिन वास्तविक बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। फिर क्या बोलते हैं कि फोकस व वक्रता केंद्र पर, यानी अवतल दर्पण को फोकस व वक्रता केंद्र पर रखने पर वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य लेकिन वास्तविक बड़ा, वास्तविक उल्टा होगा। प्रश्न 137 है कि ध्वनि तरंगें संचारित नहीं होती हैं तो किसमें नहीं होती, ठोस में नहीं होती है, द्रव में नहीं होती है, वायु में नहीं होती है, निर्वात में होती है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि निर्वात में नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं जो केवल माध्यम में ही गमन करती है। निर्वात में इसका संचरण संभव नहीं है क्योंकि ध्वनि का संचरण ठोस माध्यम में सर्वाधिक तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। प्रश्न 138 है, 138 कहता है कि निम्नलिखित में से चुंबक के गुणों को पहचानने, चुंबक का गुण को जब हमको पहचानना होगा तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल ए और सी होगा। चुंबक के गुण है, आकर्षण गुण होता है, चुंबक का जो गुण होता है वो आकर्षण गुण होते हैं। समजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित व विभाजित ध्रुव आकर्षित करते हैं। इसमें ध्रुव सदैव युग्म होते हैं, अर्थात चुंबक को जितने भी टुकड़ों में काटा जाए प्रत्येक टुकड़े में N व S ध्रुव अवश्य हो जाता है। प्रश्न 139 है कि विद्युत परिपथ के घटकों का, प्रश्न 139 है कि विद्युत परिपथ के घटकों का उनके कार्यों से मिलान करें, कॉलम ए और कॉलम बी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 139 का बी है, और बी हमें कहता है कि बी, ऑप्शन नंबर बी है, बी हमें कहता है कि 1 का 2 यानी कि अवरोध का है विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध, और बी का 1 यानी कि एमीटर है, परिपथ में धारा का मापन है, और सी यानी कि स्विच का है परिपथों में धारा प्रवाह को नियंत्रित करना, और डी यानी कि बैटरी का है 3 यानी कि एक निरंतर चालू विद्युत स्रोत प्रदान करना। ईमेल का मतलब क्या है, तो ईमेल का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह कंप्यूटर नेटवर्क पर संदेश भेजने का एक माध्यम है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बनता है। प्रश्न 141 है कि सीमेंट और पानी के बीच अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इन अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जलयोजन ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि सीमेंट और पानी के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जन होने वाली ऊष्मा को जलयोजन की ऊष्मा कहते हैं।
प्रश्न 142 है, निम्नलिखित में कौन सा चालक के उदाहरण है? तो चालक के जो उदाहरण ऑप्शन नंबर डी है, केवल 1 और 2 है, क्योंकि चांदी और तांबा ही चालक के उदाहरण है, क्योंकि पीवीसी है ना, पीवीसी और अभ्रक नहीं है। चांदी एवं तांबा विद्युत के उत्तक चालक है, क्योंकि इनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, जबकि अभ्रक एवं पीवीसी विद्युत को चालक होते हैं। अभ्रक जैसे अधिकतर की प्रेस के वो चीज में कोयल में लगाया जाता है। प्रश्न 143 देखेंगे हम कि सीटी स्कैन के उपयोग की जाने वाली तकनीक अगर कोई है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक्स, किरण, यानी कि सी है, क्योंकि कंप्यूटेड टोमोग्राफी है ना, सीटी स्कैन को हम लोग कहते हैं, सीटी स्कैन को बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, अर्थात सीटी स्कैन में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है, जो आयनकारी विकिरण उत्पन्न करके शरीर के भीतर की संरचनाओं का चित्र तैयार करता है। प्रश्न 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? अगर कृत्रिम रेशा कोई है तो ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं और वो बोलता है नायलॉन, क्योंकि नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है जिसे एडिपिक अम्ल या फिर HOOC या CH2 COOH एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यानी कि H2N CH3NH2 के मध्य अभिक्रिया करा के बनाया जाता है। एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुत से अणु संयोग कर उच्च बहुलक नायलॉन का निर्माण करते हैं। प्रश्न 145 है, दिए गए चित्र में चार विलेयों में पीएच मान पीएच स्केल पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विलेय क्षारीय प्रकृति का है? तो क्षारीय प्रकृति का जो है वो सी और डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम ले चलते हैं सी की ओर और सी और डी बोलता है, क्योंकि ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, अतः सी और डी क्षारीय यानी कि पीएच 9 वाला विलयन है, जबकि वह विलयन जिसका पीएच मान 7 है वह उदासीन यानी कि न्यूट्रल विलयन होगा। जैसे विलयन बी पीएच 7 एवं 7 से कम वाला पीएच मान विलयन अम्लीय प्रकृति का यानी कि एसिडिक का होगा, जैसे विलयन ए पीएच 5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पीएच मान हमारा जो 1 से 14 तक का स्केल होता है उसमें से 1 से 6 तक का जो होता है, 1 से 6 6.5 तक का जो मान होता है वो अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है यानी कि उसको हम लोग न्यूट्रल यानी कि उदासीन कहते हैं, और 7 से ऊपर होता है जिसको हम लोग क्षार यानी कि बेस भी कहते हैं। प्रश्न 146 है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र अगर कोई है तो बता दीजिए। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2 रासायनिक ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। CaOCl2 है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसे सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है। प्रश्न 147 है, यदि विलयन x का पीएच मान 2 है और विलयन y का पीएच मान 1 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि y की हाइड्रोजन आयन सांद्रता x से अधिक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन सांद्रता किसी विलयन के मौजूद हाइड्रोजन आयनों H+ की मात्रा को दर्शाता है। यह विलयन की अम्लीयता का एक माप है। H+ आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी विलयन उतना ही अम्लीय होगा, अतः Y की अम्लीयता X से अधिक होने के कारण उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता भी X से अधिक होगी। प्रश्न 148 से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रश्न 148 से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज की थी जे थॉमसन ने की थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित कण की खोज अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों की विशेषताओं पर शोध करते हुए की थी, जिसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 149 है। प्रश्न 149 है, दिए गए चित्र में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाया गया है। H+Cl - HCl 2H+O2 यानी कि 2H2O। दिए गए विकल्पों में अभिक्रियाओं के कारक और उत्पादक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अभिकारक HCl 2H और O2 और उत्पाद है HCl और 2H2O। कहने का तात्पर्य है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक एवं अभिक्रिया पश्चात बनाने वाले पदार्थ उत्पादक कहलाते हैं। अतः उपयुक्त अभिक्रिया में HCl
2H व O2 अभिकारक हैं तथा HCl व H2O उत्पादक हैं। प्रश्न 150 है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और इसका द्रव्यमान संख्या 23 है, इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी कहता है कि इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि यदि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन यानी कि 23 माइनस 11 बराबर 12 होंगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, चूंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या 11-11 होता है। इसी के साथ हमारा जो है सीरीज आज समाप्त हो चुका है और हम जब अगला जब वीडियो आएगा हमारा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि फुल लेंथ आए। फुल लेंथ में ये आए कि जो हिंदी है, ईवीएस है, सीडीपी है, इसको लेके आए। बाकी वीडियो को देखते रहिए। कुल 26 भाग में ये वीडियो बना हुआ है, 1 से 26 तक। आप प्रत्येक वीडियो को देखते जाइए और शिक्षक भर्ती या सीटेट की तैयारी, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल और सुविधाजनक होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कान लगा के सुनना है और जो लिखे गए वर्णों को ध्यान लगा कर चील की नज़र में देखना है। इसी के साथ हमको विदा दीजिए। मैं मुकेश हूँ और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जुड़ा और जुड़ के इस मैसेज को, इस वीडियो को देखा।